तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे एनएमडीसी लिमिटेड कंपनी को। एनएमडीसी मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, पहले इसका पूरा नाम था, अब इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया है एनएमडीसी लिमिटेड। बात करें तो कंपनी माइनिंग का काम करती है और आयरन और प्रोड्यूस करने की इंडिया की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, फिर उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, जिसमें ये पता लग सके कि कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में पिछले 5 साल में कैसी ग्रोथ आई है। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। यानी कि हम आज की डेट में पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या है सही समय एंट्री लेने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी एनएमडीसी लिमिटेड के बारे में। जैसे पहले बात की थी, इंडिया की सबसे बड़ी आयरन और प्रोड्यूसर कंपनी है। कंपनी के पास में 52 मिलियन टन पर एनएम की काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा सपोर्ट है। बात करें कंपनी के एनुअल प्रोडक्शन की, ये तो कैपेसिटी होगी टोटल 52 मिलियन की, एनुअल प्रोडक्शन भी कंपनी 40 मिलियन टन पर एनम का आराम से कर लेती है, तो काफ़ी अच्छा कंपनी प्रोडक्शन भी करती है। और जो कंपनी आयरन और प्रोड्यूस करती है वो इंडिया की जो टोटल कैपेसिटी उसका 16% है, तो काफ़ी अच्छा मार्केट का जो स्टेक की कंपनी होल्ड करती है। अकेली कंपनी पूरे इंडिया की कैपेसिटी का 16% आयरन और प्रोड्यूस करती है इंडिया में, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। उसके बाद जैसे गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसमें 61% का स्टेक है और कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर काम करती है, क्योंकि जो आयरन ओर है वो मेनली आगे स्टील बनाने का काम आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर कंपनी काम करती है और कंपनी नवरत्ना कंपनी का स्टेटस होल्ड करती है और एक हाई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो इतना भी लोहे के सामान बनते हैं, चाहे वो ब्रिजेस बनने हैं या कंस्ट्रक्शन काम होने, सब क्या है वो सब स्टील के थ्रू होता है, तो उसके लिए आयरन ओर चाहिए, तो गवर्नमेंट ही उसको रेगुलेट करती है कि किस प्राइस बेचना है, क्या चीज़ें रखनी है, किसको माइनिंग देनी है, किसको नहीं देनी है, क्या उसको लाइसेंस वगैरह देना नहीं देना है। तो उस हिसाब से बात करें तो गवर्नमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी है। गवर्नमेंट अपनी भी जो योजनाएं वगैरह होती हैं वो इन कंपनीज के थ्रू उसको काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं, इसलिए सरकार के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। दूसरी बात, आप क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनी है, सारे जमीनों के और माइंस के जो राइट्स हैं वो भी गवर्नमेंट के पास में है, तो आराम से इस तरह की कंपनीज को माइनिंग का अलॉटमेंट भी हो जाता है और जो आगे लाइसेंस होते हैं वो भी आराम से रिन्यूअल हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपनी बिजनेस होल्ड करती है। फिर बात करें कितनी माइंस वगैरह कंपनी पास में है, तो कंपनी पास में 7 आयरन ओर की माइंस हैं, 5 छत्तीसगढ़ में है और 2 कर्नाटका में है। और जो टोटल रिजर्व वहाँ पे जितना आयरन ओर कंपनी निकाल सकती है वो लगभग 1700 मिलियन टन का है, जो अगले 20 से 30 साल में आराम से निकलेगा, क्योंकि जितनी कैपेसिटी उस हिसाब से धीरे धीरे हर साल निकालते हैं। तो 1700 मिलियन टन पर एनम कहाँ पे आयरन और अवेलेबल है उन सारी माइंस के अंदर, और आराम से अगले 25-30 साल का बिजनेस कंपनी पास में है, वहाँ से उसको आयरन और निकालना है और आगे मार्केट बेचना है, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट अगले 25-30 साल तक आराम से कंपनी पास में फिक्स पड़े जो आने हैं। दूसरी बात, जितनी भी कंपनी माइंस हैं उन सबका कंपनी पास में एनवायरनमेंट का क्लियरेंस है, तो ये नहीं कि पोल्यूशन ज़्यादा है, काम बंद करो, चीज़ें चेंज करो, कुछ नहीं है, सबका क्लियरेंस है एनवायरनमेंट का, तो आराम से कंपनी प्रोडक्शन करती है। दूसरी बात की थी लाइसेंस की, तो लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो आगे लंबे टाइम के लिए 2038 तक और 2042 तक कर्नाटका की माइंस की हैं, तो अगले वही बात है अगले 20-30 साल का बिजनेस कंपनी ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद करें कंपनी के एक्सपेंशन प्लान की, तो अभी कंपनी जो कैपेसिटी वो 52 मिलियन टन पर एनम की है, कंपनी इसको 2026 तक बढ़ाना चाह रही है 67 मिलियन टन पर एनम की, तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन कंपनी कर रही है, अब उसको आगे कैपेसिटी बढ़ाएगी तो और अच्छा कंपनी का बिजनेस बढ़ जाएगा, तो फ्यूचर भी कंपनी का अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके बाद में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की, तो काफ़ी अच्छी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का है। क्यों है? एक तो ग्लोबली लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे कम प्राइस पे ये कंपनी आयरन और प्रोड्यूस करती है। इसका जो पर टन का कॉस्ट है वो सिर्फ 1000 रुपये का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन की बात करें तो 2018 से लेकर 2021 तक कंपनी का 50 से 60% का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, काफ़ी हाई प्रॉफिटेबिलिटी थी। उसके बाद में 2023 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया 34%। अब ये क्यों कम हुआ है? क्योंकि 2022 के अंदर गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है आयरन ओर के ऊपर, पहले 30% थी, उसको गवर्नमेंट ने 50% कर दिया है, और आयरन पैलेट जो होते हैं उसके ऊपर भी 45% का यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया। अब क्यों एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया? कि जितनी भी कंपनियां सब आयरन ओर से बाद में चीज़ें बनाती थी वो सब क्या है वो बाहर एक्सपोर्ट कर देती थी और इंडिया में शॉर्टेज हो जाती थी, तो इंडिया में सप्लाई बढ़े इसके लिए जो बाहर एक्सपोर्ट करना माल उस पर गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया है।
अब क्योंकि टैक्स बढ़ गया तो अगर किसी को बाहर बेचते हैं तो वहाँ से कंपनी को मतलब गवर्नमेंट को पैसा आएगा नहीं, तो ये इस तरह की जो कंपनी है ये आराम से लोकल सप्लाई करेंगी। अब उसके लिए क्योंकि सरकारी कंपनी है, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को और पूरे देश को सपोर्ट करना है, तो इस कंपनी ने क्या करा या सरकार ने क्या करा है कि जो सेल प्राइस था कंपनी का, जिस रेट पे वो आगे बेचते थे माल अपना, उसको 40% कम कर दिया है। तो अब 40% प्राइस कम हो गया, कॉस्ट उतनी है, इसलिए कंपनी का मार्जिन कम हुआ है। ऐसा नहीं कंपनी कॉस्ट बढ़ गया, कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि सरकारी कंपनी है, सपोर्ट करना पूरे स्ट्रक्चर को, गवर्नमेंट के सब चीज़ों को, तो इसलिए गवर्नमेंट ने प्राइस अपने कम कर दिए, तो आराम से उसका माल भी बिक रहा है, सप्लाई भी अच्छे से हो रही है और इंडिया में ही बन रहा है और इंडिया में ही सारी चीज़ यूज़ हो रही है, इसलिए कंपनी का मार्जिन कम हुआ है। लेकिन फिर भी अभी भी ये सब होने के बाद भी ग्लोबली पूरे वर्ल्ड वाइड कंपनी सबसे सस्ता आयरन ओर प्रोड्यूस कर रही है, तो काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग बिजनेस कंपनी का है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जैसे बात की थी प्रोमोटर्स के पास में, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में कंपनी के 61% शेयर है, एफआईज का इसमें 13% का स्टेक है, डीआईज का इसमें 14% का स्टेक है और गवर्नमेंट पब्लिक ने भी इसमें 12% का स्टेक लिया है। तो सभी लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। एफआईडीएस की बात करें तो 27% काफ़ी अच्छा स्टेक इसमें एफआईडीएस ने भी लिया है। तो कुल मिला बात की तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है कंपनी का, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, सरकार का पूरा सपोर्ट है, नवरत्ना कंपनी है, अच्छी माइंस है और आगे 20-30 साल तक उसमें रिजर्व पड़ा है, उसको आराम से आयरन ओर निकाल सकते हैं वो, और साथ साथ लाइसेंस वगैरह सब चीज़ क्लियर है। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, आने वाला टाइम अच्छा है, सबसे अच्छी और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी है। जो नवरत्ना कंपनी है उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है, उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और सबसे देखें अपनी सेल्स या रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी के डिमांड थे 11,700 करोड़ के आसपास, और पिछले 5 साल देखें तो काफ़ी अच्छे से कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं और अब 2024 में आए 21,308 करोड़। तो 11,000 से 21,000 लगभग डबल कंपनी के रेवेन्यू हो गए पिछले 5 साल में, और 16% के बहुत ही अच्छे सीजन से पिछले 5 साल में ग्रोथ आई है। तो जैसे हम बात की थी गवर्नमेंट कंपनी है, माल भी ऐसा है कि आयरन और बिकनी है, स्टील वाली जो कंपनियां जो भी बनाती है स्टील, सबको उनको रॉ मटेरियल चाहिए, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी अच्छे से कंपनी अपने सेल्स भी इंक्रीज कर पा रही है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, इसकी बात भी हमने अभी जब बिजनेस एनालिसिस किया था उसमें किया था 51%, 57% 2020-21 तक काफ़ी अच्छा कंपनी का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, और अभी भी देखें तो 34% कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ले रही है, काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अब क्योंकि सरकारी कंपनी है तो उसने सपोर्ट करने के लिए अपना जो सेल्स प्राइस है वो कम कर दिया है, इसलिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया है। अदरवाइज कंपनी अभी भी लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो काफ़ी अच्छा कंपनी मार्जिन मैनेज कर रही है और काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो ये भी कंपनी का काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हो गया है। 3500 करोड़ का प्रॉफिट आया था कंपनी का लगभग 2020 में, और ये भी देखें तो अब 5,500 करोड़। 2022 में तो 9,400 करोड़ तक भी चला गया था प्रॉफिट, लेकिन क्योंकि अब मार्जिन कंपनी ने अपने कम कर दिए हैं, तो इस वजह से देखें तो 5,500 करोड़ का अभी भी कंपनी प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर पाई है, और 12% के ठीक ठाक बल्कि अच्छे सीजन से पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। तो सेल्स भी काफ़ी अच्छे से कंपनी की बढ़ रही है और प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो एक हाईली प्रॉफिटेबल है और साथ साथ हाई कैश रिच कंपनी है। 5,500 करोड़ लगभग 3 साल, पिछले 5 साल में से 3 साल कंपनी 5,500 करोड़ का फ्री कैश फ्लो मैनेज कर पाई है। 2020 में कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई थी क्योंकि कोरोना टाइम था, सब चीज़ें बंद की थी, उस वजह से यहाँ पे नेगेटिव फ्री कैश फ्लो हो गया। अगर देखें तो पिछले 5 साल में से 3 साल कंपनी 5,500 करोड़ फ्री कैश फ्लो अपने पास रख पा रही है, तो काफ़ी अच्छी कैश रिच कंपनी है। तो पैसा भी कमा रही कंपनी और उसको अपने पास रख भी पा रही है एज ए फ्री कैश फ्लो। फिर बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड भी कंपनी बढ़िया देती है, सारे पैरामीटर बढ़िया है कंपनी के। डिविडेंड की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी की 40% ज़्यादा की एवरेज है, कभी 45%, कभी 46%, कभी 35%। एवरेज की बात करें तो 40% ऑन एन एवरेज कंपनी डिविडेंड भी पेमेंट कर देती है। तो उन लोगों के लिए अच्छी कंपनी है, जिसमें देखें तो सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी डिविडेंड भी साथ साथ पेमेंट कर रही है, तो काफ़ी अच्छी और स्टेबल कंपनी है। ऐसी बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशियो की, कंपनी कितना लोन लिया है और खुद का कितना पैसा इन्वेस्टेड है, तो कंपनी कोई खास लोन नहीं लिया हुआ। 0.15 का कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो आने के 15% कंपनी लोन लिया अपने 100% इक्विटी ने। तो छोटा मोटा लोन थोड़े बहुत तो सभी लोग लेकर रखते हैं, वही चीज़ें हैं, अदरवाइज कंपनी को खास लोन नहीं होल्ड करती है। और कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज देखोगे तो 85 टाइम्स, यानी कि 85 गुना पैसा उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने जिसको हर साल पेमेंट करना पड़ता है। तो आराम से कंपनी अपना इंटरेस्ट पेमेंट भी कर लेगी और बहुत ज़्यादा लोन पहली कंपनी को है ही नहीं। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो पिछले साल का आ रहा है 24% और पिछले 5 साल की एवरेज भी 24% की है, जबकि 15% में मिनिमम चाहिए होता है किसी कंपनी का। अगर आरओई है तो अच्छी कंपनी मान जाती है, तो 15 से कहीं ज़्यादा 24% का कंपनी का आरओई आ रहा है, तो कंपनी काफ़ी अच्छे से रिटर्न जनरेट करी अपने इन्वेस्टर के पैसे पे। जैसे पहली बात की थी, काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी और हाई मार्जिन के साथ कंपनी काम कर रही है। तो बात करें सारे पैरामीटर की, तो क्लियर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एक्सीलेंट फाइनेंशियल है कंपनी की कंपनी की सेल्स भी इंप्रूव हो रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, फ्री कैश फ्लो कंपनी में है, डिविडेंड भी कंपनी अच्छा पेमेंट करी है, कोई खास लोन नहीं है, आरओई सब बढ़िया, सारे पैरामीटर बढ़िया हैं। तो पूरे गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ और पूरी एक मोनोपोली के साथ कंपनी बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपना काम कर रही है और काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं।
और मैं आपको बता दूं, इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहाँ तक कंपनी की फ्री कैश फ्लो का डेटा, तो 2022 में कंपनी का था 5,743 करोड़ रुपए, 2023 में था 590 करोड़ रुपए, 2024 में फिर से आ गया 5,548 करोड़। अब क्योंकि पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो में डिफरेंस आ रहा है, तो पिछले 3 साल का हमने फ्री कैश फ्लो की एवरेज ले लेते हैं, और कंपनी के 3 साल के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 4,000 करोड़ रुपए, लगभग 4,000 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो की कंपनी ऑन एन एवरेज जनरेट करती है। अब इस 4,000 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो से पूरी कंपनी वैल्यू बनती है, वो आती है 2 लाख करोड़ रुपए। यानी अगर हम 4,000 करोड़ रुपए हर साल कमाना चाहते हैं इस कंपनी से, तो आज की डेट में हमें 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यू 2 लाख करोड़ रुपए। अब इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी, और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू आ रही है 680 रुपए पर इक्विटी। यानी कि हम 680 रुपए पर इक्विटी से आपसे एनएमडीसी लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे, तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। लेकिन वही बात है, जो भी हमने डेटा चेक किया है, सब चीज़ें वो क्या है, सब पास्ट रिकॉर्ड है। फ्यूचर में कंपनी ऐसा काम करेगी नहीं करेगी, कोई पॉलिसी चेंज हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी अकाउंट से। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है कि जो भी कंपनी की फेयर प्राइस है उसके 50% के आसपास कंपनी के शेयर खरीद लो, तो जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, और कंपनी को भी हम सस्ते प्राइस पर खरीद पाएंगे। तो फेयर वैल्यू निकाले हमने 680 रुपए की, उसका 50% है मार्जिन सेफ्टी हो गया 340 रुपए। तो अगर 340 रुपए पे इसके शेयर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, काफी अच्छे से हम अपने आने वाले रिस्क हैं उसको मैनेज कर लेंगे। तो क्या हमारा डिजायर प्राइस है जिसपे हम चाह रहे हैं कि ठीक है मार्जिन सेफ्टी मिल जाए। अब बात करते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की। तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 235 रुपए का। तो 680 रुपए फेयर वैल्यू थी और 235 रुपए कंपनी के शेयर मिल रहे हैं, तो इस शेयर प्राइस से आपसे कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। कितनी अंडर वैल्यूड कंपनी है? तो कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के सिर्फ 35% में मिल रही है, और 50% की जगह 65% का हमें मार्जिन सेफ्टी या डिस्काउंट मिल रहा है, तो एक हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। तो ये होगा फ्री कैश फ्लो सबसे। कुछ लोगों को प्राइस बाय अर्निंग रेशियो ज्यादा समझ में आता है इजीली, तो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो की बात करें, कंपनी सिर्फ 11 की पी बाई पे मिल रही है, सिर्फ 11 की पी बाई पे, जबकि इंडस्ट्री की पी बाई चेक करें तो वो भी 25 की है। तो इंडस्ट्री भी डाउन साइड पे है और कंपनी तो बिल्कुल ही अल्ट्रा लो वैल्यूएशन पे मिल रही है, सिर्फ 11 की प्राइस बाय अर्निंग रेशियो, तो काफी अंडरवैल्यूड कंपनी। अब वही बात है कि इन्वेस्ट कर नहीं है, तो क्लियर दिखाई दे रहा है हमने काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसर। हमने पूरा बिजनेस फाइल चेक किया कंपनी का, 16% का अकेला कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी पूरे इंडिया की, नवरत्ना कंपनी है, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। माइंस की बात करें तो अगले 30 साल तक का वहां पे आयरन उनके पास है, जिनको निकालना है और सिर्फ बेचना है, और 20 से 30 साल तक की सेल्स प्रॉफिट सब फिक्स है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और हाईली अंडरवैल्यूड भी है कंपनी। तो कंपनी बढ़िया है और टाइम भी अच्छा है एंट्री लेने के लिए। अब वही बात है कि खरीदने की जगह, बल्कि मैं तो कहूंगा जितना आपका प्रोफाइल अलाउ करे, जो आपने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है, तो मैक्सिमम अमाउंट में खरीद लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एलोकेशन लेना है, लेकिन जैसे जैसे आपकी कंपनियां कितनी है, किस प्राइस पे खरीदना है, तो इसमें आपका जितना भी अगर चाहें तो बिल्कुल आराम से खरीदते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बात है कि लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि अभी 2 महीने में क्या हो जाएगा, 3 महीने में क्या हो जाएगा, हो सकता है 235 पे लियो आने वाले टाइम में, और ये और कम हो जाए, 180 चला जाए, 170 चल जाए। लेकिन अगर हमने अच्छे से सोच समझ के इन्वेस्ट किया है और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, तो आराम से हमें फायदा हो सकता है। कम से कम 5 साल, लॉन्ग टर्म मतलब कम से कम 5 साल, 5 साल के होल्ड करेंगे तो काफी अच्छा बेनिफिट हमें हो सकता है। पूरा सरकार का सपोर्ट है, सब चीज अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लेना क्या, मैं तो खुद इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ और भर भर के लेने के लिए सोच रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी है, अच्छा बेनिफिट देके जाएगी, डिविडेंड भी कंपनी पेमेंट करती है, सब चीज़ बढ़िया है, तो मेरे को काफ़ी अच्छी कंपनी लगी। फिर वो बात है, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा आप देखिए आपको कंपनी कैसी लग रही है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप देखिए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और फिर आप डिसाइड कीजिए कंपनी से आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन बात करें तो मेरे को इंडिविजुअली कंपनी काफ़ी अच्छी लगी है, और उस हिसाब से देखें तो कंपनी बारे में आपको सारी डिटेल दे दी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।